तो आज हम शुरू करने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कल हमने एक बेसिक सा आइडिया देख लिया था कि जो अप्रोच क्या है फिजियोलॉजी और एनाटॉमी को पढ़ने की, ठीक है। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देखो, फिजियोलॉजी इज़ क्लोजली रिलेटेड टू एनाटॉमी, ठीक है ना। जो फिजियोलॉजी है वो एनाटॉमी से क्लोजली रिलेटेड है, इसलिए हम एक साथ ही दोनों पढ़ते हैं। बिना एनाटॉमी के हम फिजियोलॉजी नहीं पढ़ सकते और बिना फिजियोलॉजी के हम एनाटॉमी भी नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना। तो इसीलिए ये बहुत क्लोजली रिलेटेड है, इसलिए हम पूरा सब्जेक्ट बोलते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है ना, HAP। और MBBS में भी हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए फिजियोलॉजी जो है वो एनाटॉमी से बहुत क्लोजली रिलेटेड है। ये एनाटॉमी क्या होता है? द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। एनाटॉमी क्या होता है? बॉडी की स्ट्रक्चर की स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं। और फिजियोलॉजी क्या होता है? बॉडी में जो फंक्शंस हो रहे हैं उनकी स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। तो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स आर मेड पॉसिबल बाय द स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड रिलेशनशिप ऑफ द वेरियस बॉडी पार्ट्स दैट कैरी आउट ईच ऑफ दीज फंक्शंस, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ था? इसका मतलब ये है कि जो फिजियोलॉजी की मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है ना, उसको हम इतनी आसानी से इसलिए पढ़ पाते हैं क्योंकि हमें एनाटॉमी की अच्छी समझ है, क्योंकि हमें बॉडी के जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइंस है और उनका आपस में जो रिलेशन है, ठीक है ना, वो जब हम एनाटॉमी में अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे तब हम फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स को अच्छे से समझ सकेंगे, ठीक है ना। जस्ट एज द फंक्शनिंग ऑफ एन ऑटोमोबाइल डिपेंड्स ऑन द शेप, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरैक्शन ऑफ इट्स वेरियस पार्ट्स, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर इनसेपरेबल, ठीक है ना। अब जैसे एक एग्जांपल लिया यहाँ पर कि कोई गाड़ी है, ठीक है, कोई ऑटोमोबाइल है, कोई गाड़ी है, हमें उसका फंक्शन समझना है, ठीक है ना। तो उसका जो फंक्शन होता है वो उसके शेप, ऑर्गेनाइजेशन और उसके जो अलग अलग पार्ट्स के बीच में जो इंटरैक्शंस हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। हम खाली इंजन लेके तो पूरा गाड़ी नहीं चला सकते, या खाली पहिया लेके तो पूरा गाड़ी नहीं चला सकते, ठीक है ना। इंजन, पहिया, हैंडल सब कुछ ज़्यादा एक साथ मिलके काम करेंगे तभी हम जो है पूरी गाड़ी को चला सकते हैं। तो इसी तरह से जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर इनसेपरेबल, है ना। हम सिर्फ स्ट्रक्चर से फंक्शन नहीं समझ सकते और सिर्फ फंक्शन के बेसिस पे हम स्ट्रक्चर नहीं समझ सकते, है ना। इसलिए हम इन दोनों को अलग नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसीलिए therefore as we explain how the body works, we will provide sufficient anatomic background for you to understand the function of the body part under discussion। इसीलिए जब भी हम ये पढ़ेंगे कि वो बॉडी कैसे काम कर रही है, उससे पहले हम आपको एक उस बॉडी पार्ट का एक सफिशिएंट एनाटॉमिक बैकग्राउंड भी देंगे, जिससे कि आपको उस बॉडी पार्ट को समझने में, उस बॉडी पार्ट के फंक्शन को समझने में आसानी हो सके। सम ऑफ द स्ट्रक्चर फंक्शन रिलेशनशिप्स आर ऑब्वियस, ठीक है ना। कुछ जो स्ट्रक्चर फंक्शन रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत ऑब्वियस है, बहुत कॉमन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल द हार्ट इज़ वेल डिजाइंड टू रिसीव एंड पंप ब्लड, है ना। जो हार्ट है उसको बिल्कुल अच्छे से इसी काम के लिए डिज़ाइन किया गया है कि वो अच्छे से ब्लड को रिसीव कर सके और पंप कर सके, ठीक है ना। इसी तरह से द टीथ टू टीयर एंड ग्राइंड फूड, जो हमारे दांत है वो इतने मजबूत क्यों हैं? ताकि वो खाने को फाड़ सके, चबा सके, तभी इसलिए वो इतने मजबूत हैं। इसीलिए इतना मजबूत हमें हमारे दांत दिए गए। अगर दांत भी मान लो हमारे स्किन की तरह सॉफ्ट होती तो क्या हम इससे खाना खा पाते? नहीं ना। इसीलिए इसका स्ट्रक्चर जो है बहुत ज़रूरी है समझना, तभी हम इसके फंक्शंस को समझ पाएंगे। एंड द हिंज लाइक एल्बो जॉइंट टू परमिट बेंडिंग ऑफ एल्बो, ठीक है ना। जो हमारे जो एल्बो जॉइंट्स हैं, ठीक है ना, उसका जो हिंज लाइक जॉइंट है, इसकी वजह से हम जो है एल्बो को मोड़ सकते हैं, ठीक है। अदर सिचुएशंस इन विच फॉर्म
and function are interdependent are more subtle but equally important. ये तो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हमें साफ साफ क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बॉडी पार्ट्स हैं जिनका फॉर्म और फंक्शन जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड करता है, लेकिन हमें इतनी आसानी से दिखाई नहीं देता, लेकिन वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. कंसिडर द इंटरफेस बिटवीन द एयर एंड ब्लड इन द लंग्स. ठीक है ना, तो जो एयर जो हमारा लंग्स है उसमें जो एयर और ब्लड के बीच में जो इंटरफेस है उसको हम देखते हैं. देखो, द रेस्पिरेटरी एयरवेज दैट कैरी एयर फ्रॉम द आउटसाइड इनटू द लंग्स ब्रांच एक्सटेंसिवली व्हेन दे रीच द लंग्स. तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो रेस्पिरेटरी एयरवेज है, ठीक है ना, जो क्या कर रहा है, बाहर से हवा को लेकर लंग्स में पहुँचा रहा है, ठीक है ना. तो वो जो एयरवे है वो जब लंग्स के अंदर पहुँचती है तो बहुत सारे ब्रांचेस में टूट जाती है ना. टाइनी एयर सैक्स क्लस्टर एट द एंड्स ऑफ द ह्यूज नंबर ऑफ एयरवे ब्रांचेज, है ना. उसके बाद जो बहुत सारे जो ब्रांचेज बने हैं उनके आखिर में बहुत सारे छोटे छोटे एयर सैक्स बन जाते हैं, ठीक है ना. द ब्रांचिंग इज सो एक्सटेंसिव दैट द लंग कंटेन अबाउट 300 मिलियन एयर सैक्स. तो जो ब्रांचिंग है वो इतनी ज़्यादा है कि जो लंग्स में लगभग 300 मिलियन एयर सैक्स पाई जाती हैं. सिमिलरली द ब्लड वेसल्स कैरिंग ब्लड इनटू द लंग्स ब्रांच एक्सटेंसिवली and form dense network of small vessels that encircle each of the air sacs, है ना. इसी तरह से जो ऐसे ब्लड वेसल जो कि लंग्स में ब्लड को लेके आ रही हैं वो भी जाके लंग्स में डिवाइड हो जाती है, ब्रांच फॉर्म कर लेती हैं और छोटे छोटे वेसल्स का नेटवर्क बना लेती है, ठीक है ना. Because of this structural relationship, the total surface area exposed to the air in the air sacs and the blood in the small vessels is much larger than a tennis court, depending on the size of the person. तो इस structural relationship की वजह से जो total surface area है, ठीक है, जो air sacs हमने देखे हैं, ये यानी कि 300 मिलियन air sacs हैं, इनका जो total surface area है और साथ में जो स्मॉल वेसल्स हैं, जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं, उनका अगर हम दोनों का टोटल सरफेस एरिया अगर मिला लें तो वो एक टेनिस कोर्ट से ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है ना. अब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन. दिस लार्ज इंटरफेस इज क्रूशियल फॉर द लंग्स एबिलिटी टू एफिशिएंटली कैरी आउट द ट्रांसफर ऑफ नीडेड ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इनटू द ब्लड and the unloading of the byproduct of cellular respiration, carbon dioxide from blood into the air. तो अब ये जो इतना लार्ज जो इंटरफेस है, इतना लार्ज जो सरफेस एरिया है, वो हमें क्यों चाहिए? क्योंकि इससे क्या होगा कि जो लंग की जो एबिलिटी है कि वो ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर भेज सके, मतलब कि ब्लड के अंदर भेज सके और फिर वहाँ से वो बाई प्रोडक्ट, जो सेलुलर रेस्पिरेशन का जो बाई प्रोडक्ट है वो ब्लड से लेके फिर बाहर छोड़ सके, ठीक है ना. तो इसके लिए हमें स्पेस चाहिए, इतना सारा काम होने के लिए स्पेस चाहिए. तो इसीलिए इतने सारे एयर सैक्स जो है हमारे लंग्स में पाए जाते हैं. तो समझ रहे हो. तो यानी कि यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर देखा कि इतने सारे 300 मिलियन एयर सैक्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, लेकिन इसका काम क्या है, ये क्यों चाहिए, ठीक है ना, ताकि वो ये सारे काम है वो अच्छे से कर सके, ठीक है ना. तो यानी कि हमने फिजियोलॉजी भी देखा और फिजियोलॉजी से हमने इसका एनाटॉमी भी देखा, या फिर एनाटॉमी भी देखा और उसकी हेल्प से हमने फिजियोलॉजी भी देखा. तो दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है. द ग्रेटर द अवेलेबल सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज, द फास्टर द रेट ऑफ मूवमेंट, दैट इज डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द एयर एंड द ब्लड. तो यहाँ पर क्या है कि एक्सचेंज करने के लिए जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा जो रेट ऑफ मूवमेंट है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, किस किस के बीच में, एयर और ब्लड के बीच में, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेट ऑफ मूवमेंट है उतना ही तेज़ होगा, उतना ही फास्ट होगा, है ना. ताकि इससे बॉडी जो है
ज़्यादा ऑक्सीजन ले पाएगी कम समय में। दिस लार्ज फंक्शनल इंटरफेस पैकेज्ड विद इन द कन्फाइंस ऑफ योर लंग्स इज पॉसिबल ओनली बिकॉज बोथ द एयर कंटेनिंग एंड ब्लड कंटेनिंग components ऑफ द लंग्स ब्रांच एक्सटेंसिवली। ठीक है, तो ये जो लार्ज फंक्शनल इंटरफेस हुआ, ठीक है ना, आपके छोटे से लंग्स में इतना सारा जो एरिया है वो इसीलिए हो पाया है क्योंकि जो एयर कंटेनिंग और जो ब्लड कंटेनिंग कंपोनेंट्स है लंग्स में वो बहुत अच्छे से ब्रांच हो जाते हैं, ठीक है ना, तभी वो इतने अच्छे से अपना फंक्शन कर पा रहा है। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम शुरू करेंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी, है ना। तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर आप इस वीडियो पे लगभग 5 लाइक कर दोगे तो इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा। ठीक है।